हाय स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार जायसवाल आज आपके सामने केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 आपके सामने लेके आया हूँ। और जिसमें आपने पहले इसके 2 लेक्चरों में पढ़ा है कि मोलर कॉन्सेप्ट और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने बताया था कि मोलर कंसंट्रेशन कैसे मेजर करते हैं। मोलरता है, नॉर्मलता है और मोल प्रभाव। इसमें हम 2 पे बात कर चुके हैं ऑलरेडी, मोलरता और मोलरता। इन दोनों टॉपिकों को हम कवर कर चुके हैं। अब तीसरा हमारा होगा नॉर्मलता और मोल प्रभाव। ये 2 टॉपिक हमें आज पढ़ने हैं। हम 2 टॉपिक पहले कवर कर चुके हैं, अब इनके बारे में भी न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा पहले सवाल होगा नॉर्मलता से। नॉर्मलता की गणना कैसे करते हैं और इसके कुछ सवाल हैं, उनको आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। नॉर्मलता की गणना, नॉर्मलता की गणना जैसा कि आप सूत्र जानते हैं, नॉर्मलता की गणना और मोलरता की गणना और मोलरता की गणना तीनों आप पढ़ चुके हैं, लेकिन सूत्र पढ़ चुके हैं। और सूत्र आपको आई होप कि याद होने चाहिए या याद हो तो ज्यादा अच्छा है। अगर हम कहें विलेन की नॉर्मलता, विलेन की नॉर्मलता होती क्या है? इसका सूत्र होता है विलेय का भार या पदार्थ का भार। कहने का मतलब यही है, पदार्थ या विलेय का भार। तो विलेय का भार, जो पदार्थ में घुला होता है उसका भार, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। मोलरता में हम यहाँ पर सीधे अणुभार लेते थे, लेकिन यहाँ पे नॉर्मलता में हम तुल्यांकी भार लेंगे। तुल्यांकी भार हमने बताया था क्या होता है। अणुभार जो होता है, अणुभार बटे अम्लता या क्षारकता, अम्लता या क्षारकता। तो ये हम निकालते हैं तुल्यांकी भार, अणुभार बटे अम्लता या क्षारकता जो भी होगी, ये तुल्यांकी भार निकल आएगा, जिसको हम तुल्यांक कहते हैं। और बटे विलयन का आयतन, और ये होता है लीटर में। जब भी लेंगे तो विलयन का आयतन हमेशा लीटर में लेते हैं। तो इसके लिए कुछ न्यूमेरिकल हैं आज के लिए, और आप 1-2 न्यूमेरिकल करिएगा। यहीं से हमने कल बात की थी कि मोलरता का तन्यता सूत्र हमने बताया था, तन्यता सूत्र हमने बताया था। तन्यता सूत्र हमने मोलरता के लिए बताया था। अगर हम मोलरता के लिए बात करें, मोलरता के लिए तो m1 × v1 = m2 × v2 ये था। लेकिन अगर हम मोलरता के कॉन्सेप्ट में नॉर्मलता के कॉन्सेप्ट में बात करें, नॉर्मलता के कॉन्सेप्ट में बात करेंगे, नॉर्मलता का तन्यता सूत्र क्या होता है? तो ये हो जाएगा n1 × v1 = n2 × v2। अब ये पहले क्या है? ये तन विलयन करने से पहले की अवस्था है, तन विलयन से पूर्व, और यह है तन विलयन के पश्चात। तन विलयन करने के पश्चात ये चीज आपको ध्यान रखना। हमने बताया था कि n1 ये m1 v1 क्या है, n1 v1 क्या है, और n2 v2 या n2 v2 क्या है। तो ये हमने बता दिया है। विलयन को जब हम तन करेंगे, तन का मतलब जब इसमें जल या किसी अन्य पदार्थ की विलाय की मात्रा जब ज्यादा बढ़ाएंगे तो जो घुला हुआ पदार्थ उसकी मात्रा कम हो जाएगी। तो पहले की अवस्था ये हो जाएगी और बाद की जब बदलेगी तो ये हो जाएगी, दोनों के लिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कल ही आपकी समझ में मैंने बता दी थी, ध्यान दीजिएगा आगे। तो अगला हम चलते हैं, मोलरता गणना कर चुके हैं, नॉर्मलता की गणना करनी है। तो नॉर्मलता का हम एक सूत्र देते हैं और इससे आप सॉल्व करिएगा क्वेश्चन है क्या। तो कोशिश रहेगी कि हमारी इसमें कौन सा हम सूत्र आज देखें। तो पहला सवाल हमारा होगा नॉर्मलता का, और नॉर्मलता का पहला सवाल ध्यान दीजिएगा आप लोग। 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिटा देते हैं। सूत्र आप लोगों को याद होगा, एग्जाम्पल हमारा होगा पहला,
एग्जाम्पल वन में हमारा क्वेश्चन जो होगा वो क्या है, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में विलीन किया गया है, जल में विलीन किया गया है। और विलयन और जल मिलाकर विलयन का कुल आयतन, जल को मिलाकर यानी जितना NaOH है और जल दोनों को मिलाकर जल का विलयन का कुल आयतन 100 ml मिलीलीटर है। ml कितना है, 100 ml है। विलयन की नॉर्मलता क्या है, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, हमें क्या दिया गया इसमें, हमें सूत्र पता है कि विलयन का तुल्यांकी भार पता होना चाहिए, भार पता होना चाहिए, सूत्र हमें पता है। विलयन की नॉर्मलता बराबर सूत्र हमारा पदार्थ का भार कितना है, तो भार आपको पता है कितना है। तो हम देख लेते हैं पहले क्या क्या दिया होगा, दिया क्या क्या है, पदार्थ का भार बराबर, इसको स्मॉल w से लिखते हैं, और यह है 4 ग्राम। और अणुभार हमें निकालना होगा, अणुभार निकाल लेंगे तो हमें जो उसका तुल्यांकी भार है वो भी निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसका अणुभार कितना हो जाएगा, पदार्थ का अणुभार बराबर, तो हम कैसे निकालेंगे, Na का 23 होता है, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, Na बराबर 23 हो जाएगा और O बराबर 16 हो जाएगा और H बराबर 1। तो आप लोग निकाल सकते हैं, सोडियम 1 है इसलिए Na का 23 प्लस एक O है इसलिए इसका 16 और एक H है इसलिए प्लस 1, ये टोटल हो जाएगा 14, 40 हो जाएगा, 40 और भार 40 है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें हमने बताया था जो पदार्थ अम्ल होता है उसकी क्षारकता होती है और जो क्षार होता है उसकी अम्लता होती है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसकी कितनी अम्लता होगी, इसकी कितनी क्षारकता होगी, तो आप अगर विलयन सूत्र जानते हैं तो विलयन जो भी पदार्थ का सूत्र है, विलय का सूत्र है, उसको अगर आप देख रहे हैं सूत्र जानते हैं तो उससे आप पता कर सकते हैं उसकी अम्लता क्षारकता कितनी होगी। आपको यहाँ पे दिख रही होगी, दिखा होगा, ये क्षार है और क्षार की हमेशा अम्लता होगी, कितनी होगी, जितने OH होगी। तो इसके OH 1 दिख रहे हैं इसलिए इसका अणुभार से हम डिवाइड कर देंगे। हमने बताया था कि तुल्यांकी भार, तो अगर हम बात करें तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, तो अणुभार जितना भी होगा, अणुभार बटे अम्लता या क्षारकता, तो अम्लता या क्षारकता कैसे निकलेगी, तो इसमें OH इसकी अम्लता 1 है, OH 1 मौजूद है इसलिए हम बता सकते हैं कि इसकी अम्लता 1 है, तो इसको बटे हम 1 कर देंगे बराबर। तो इसका जो तुल्यांकी भार हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 40 से 45 डिवाइड होगा 40 ही आएगा, यानी इसका जो अणुभार था वो भी 40 है और जो तुल्यांकी भार है वो भी 40 है। इसका मतलब ये है कि जितने भी तत्व, जो तत्व एक H प्लस आयन या एक OH माइनस आयन अगर रखते हैं तो वो हमेशा उनका जो मोलरता उनकी होगी और जो उनकी नॉर्मलता होगी वो सेम आएगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब है अगर एकाकी अम्लीय या क्षारक हैं, एकाकी OH या एकाकी H प्लस अगर रखते हैं तो उनकी नॉर्मलता और उनकी मोलरता समान होती है। कहने का मतलब जो उनका अणुभार
होगा वही उनका तुल्यांकी भार। आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका भार 40 था और इसकी अम्लता छठा 1 है, इसलिए इसको डिवाइड करेंगे तो वही आएगा, अर्थात तुल्यांकी भार भी उनका 1 ही होगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया। और हाँ, यहाँ पर विलयन का आयतन हमें पता क्या होना चाहिए, तुल्यांकी भार पता हो गया है। अब हमें विलयन का आयतन लिखना है, तो आयतन बराबर 100 ml दिया है और हमें रखना है इसमें लीटर में, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1 2 ये दोनों जीरो कट जाएंगे, एक कटेगा तो पॉइंट लग जाएगा, यानी 0.1 ये लीटर हो जाएगा। लीटर 0.1 लीटर। अब आपको पता है कि भार सूत्र क्या होता है विलयन की नॉर्मलता बराबर, तो हम यहाँ पे तुल्यांकों की संख्या रखेंगे और तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे तुल्यांकी भार, तो सॉरी भार बटे तुल्यांकी भार। तो भार यहाँ पे दिया गया है 4 और भार हमें दिया गया है 40 और बटे 0.1 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है गड़बड़ नहीं गया। तो अगर अब हमें इसका आयतन लीटर रखना है तो कितना आयतन लीटर है, 0.1 लीटर रखा हुआ है। अगर इसको हम डिवाइड करें तो पहले हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आएगा 0.1 और नीचे भी 0.1 है, 1 से 1 डिवाइड हो जाएगा, हमारा आंसर कितना आएगा आप देख सकते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करें इतने को से, ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिएगा 0 कटेगा, पॉइंट लगेगा और चलिए 4 एकम 4 4 9 40 1/10। इसको जब काटेंगे तो बराबर 0.1 आएगा। 0.1 अपना नीचे है और 0.1 नीचे ऊपर भी है, तो ये हमारा सीधे कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। यानी मतलब है ये आएगा 0.1 अपान 0.1, 0.1 से 0.1 कट जाएगा, नॉर्मलता हमारी 1n आ जाएगी। यानी 1 तुल्यांक पर लीटर घुले हुए हैं, ये हमारी नॉर्मलता हो जाएगी। अगर यही आपसे पूछता मोलरता, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो एक अम्लता या क्षारकता वाले जो पदार्थ होते हैं उनकी जो मोलरता होगी वही नॉर्मलता भी होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर आपसे पूछे कि मोलरता क्या होगी, तो मोलरता भी आप बता सकते हैं, इसके मोलों की संख्या निकाल सकते हैं, पदार्थ का भार बटे अणुभार बटे आयतन लीटर में। ये चीज आपकी समझ में आ गया होगा। तो ध्यान दीजिएगा एग्जांपल नंबर 2, अगर हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन हमारा Na10 Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट विलयन के 250 ml बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट के कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। तो ये क्या है, अगर हम बात करें यहाँ पे Na का मान दिया गया है, Na का मान है अणुभार दिया गया है 23 और कार्बन का 12 दिया गया है और ऑक्सीजन का 16 दिया गया है। तो आगे हम बात करें अगर हमें इसमें क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा नॉर्मलता दी हुई है, इस बार आयतन भी दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है इसने, और भार हम इससे निकाल सकते हैं और हमें इसे भार पूछा गया है। इस क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। तो द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, यानी पदार्थ का भार। हमारा पदार्थ का सूत्र जो विलयन का नॉर्मलता निकालने का सूत्र है वो क्या है, तो सूत्र है विलयन की नॉर्मलता बराबर पदार्थ का भार बटे तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो पहले हम तुल्यांकी भार निकालें और भार निकालें, आयतन तो हमें दिया ही हुआ है, नॉर्मलता दी गई है, हमें भार पता करना है इस बार। तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, विलयन की नॉर्मलता बराबर भार, जनरली ऐसे ही लिख रहे हैं, भार बटे तुल्यांकी भार बटे आयतन। अगर हम इसको निकालना चाहें, भार अगर हम निकालेंगे तो भार का निकालेंगे तो ये नीचे जाएगा, ये हो जाएगा आयतन बड़े द्रव्यमान, आयतन बड़े तुल्यांकी भार। तो हम इसको निकालते हैं नॉर्मल, तो इस पार से इस पार अगर लाएं, इसको यहीं पे रखें तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा भार बराबर इसको नीचे लाते हैं तो ये तुल्यांकी भार इसके गुणे में हो जाएगा, और जब भार होगा, भार किस पार भेजेंगे, इसको इस पार लाएंगे तो ये भी गुणे में हो जाएगा, तो हो जाएगा नॉर्मलता गुणे आयतन गुणे तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। ये हमारा नया सूत्र सामने आ जाएगा अगर हम निकालना चाहें। तो हमें
गैस क्या करना है, सूत्र हमारा वही है, इसमें इस बार भार पूछ ले तो भार में हमें सिर्फ 75 करने की जरूरत पड़ेगी और 75 करेंगे तो भार बराबर हमारा आ जाएगा नॉर्मलता गुणे आयतन गुणे विलयन का तुल्यांकी भार। और इससे हम निकाल सकते हैं कि हमारा क्या क्वेश्चन होगा, उसको सॉल्व करेंगे और आंसर देखते हैं क्या आता है। तो ध्यान दीजिएगा, हमें एक एक चीज निकालने की जरूरत पड़ेगी और इसमें कैसे निकालेंगे उसको ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला आपके समझ में आ रहा है, नोट करते चलिएगा और समझते चलिएगा, समझना ज्यादा जरूरी है। तो अगर सवाल में हम देखें तो हमारा भार, पदार्थ का भार बराबर ये ज्ञात करना है, अणुभार बराबर दिया हुआ है, अगर चाहे तो निकाल सकते हैं, Na2 सूत्र दिया है तो 23 दूनी 46 हो जाएगा, प्लस कार्बन 1 है इसका 12 हो जाएगा और ऑक्सीजन है 3 तो प्लस 16 और गुणे 3 जैसे 16 3 48 सीधे 48 ये हो जाएगा, 48 12 60 106 आ जाएगा, 106 ये भार हो जाएगा। अगर हम तुल्यांकी भार निकालें, तुल्यांकी भार तो क्या हो जाएगा, तो तुल्यांकी भार इसमें देखें हम कितने अम्लता, यहाँ पे अम्लता और क्षारता को नहीं मिलेगी क्योंकि ये लवण है, अगर अम्ल होता या क्षार होता तो हमें अम्लता या क्षारता मिलती, ये लवण है और इसमें देखना पड़ेगा कि अम्लीय मूलक कितने हैं और क्षारीय मूलक कितने हैं। जो क्षार से आएगा वो अम्लीय मूलक और जो अम्ल से आएगा वो क्षारीय मूलक। तो जो NaOH होता है, NaOH से आया होगा Na और HCO3 से आया होगा या किसी अन्य से आया होगा CO3, HCO3 से ले लेगा तो ये हमारा जो है Na2, क्योंकि यहाँ पे 2 है Na2, अब देखिए कितने Na है यहाँ पर, तो 2 Na प्लस है, हमें यहाँ से पता चल सकता है। अगर इसको तोड़े फिर टूटेगा CO3 माइनस माइनस में 2 चार्ज यहाँ पर है, 2 चार्ज यहाँ पे, एक प्लस इसका 2 है यहाँ पर, तो हमें इससे पता चल जाएगा कितनी अम्लता क्षमता होगी, तो इसका जो अम्लता क्षमता होगी वो 2 हो जाएगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो बटे हम क्या कर सकते हैं, इसको बटे 2 कर सकते हैं, यानी 106 बटे 2 ये हो जाएगा और ये तुल्यांकी भार हमारा हो जाएगा 53 भार बटे तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार हमारा 53 हो जाएगा। और आयतन देखना है, आयतन दिया हुआ है, तो आयतन कितना दिया हुआ है 250 ml और 250 ml को हम बदलेंगे 250 बटे 1000, इसको लीटर में बदलेंगे, ml में दिया हुआ लीटर में बदलेंगे, 1 0 से 0 कटेगा, 2 0 ये काटेंगे तो 2 अंकों बाद समझो यहाँ पर लग जाएगा, ये हो जाएगा 0.25, ये समझ में आ गया होगा। और नॉर्मलता आपको दी गई है, अब भार नहीं दिया है, जैसे बात नॉर्मलता हमें n बराबर दिया गया है और नॉर्मलता है n/10 डेसी मोलर नॉर्मल दी गई है। तो अब हमें सूत्र पता है और सूत्र में रखकर हम इसको निकाल सकते हैं। तो भार बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पूछ रहा है कितना द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, n/10 यानी इतनी नॉर्मलता का एक विलयन बनाया गया है जिसमें Na2CO3 विलयन के मोल घोले गए हैं और वो विलयन कितना है, वो 250 ml है। इसमें बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट कितने द्रव्यमान यानी कितना सोडियम कार्बोनेट डाला गया होगा, भार हमें पता करना है। तो पदार्थ का भार बराबर, अब हम देखते हैं क्या क्या हमें रखना है, तो हमारा सूत्र वही हो जाएगा। अब अम्लता क्षमता रखते हैं, भार रखते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, आपका जो पदार्थ का भार है कैसे होगा, नॉर्मलता को हम 1/10 भी लिख सकते हैं, इसको 1/10 लिख सकते हैं। तो 1/10 अब हमारा भार क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन, और आयतन 0.25 दिया गया। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा हमारा 53/10 × 0.25। अगर इसको हम काटना चाहें, इसका 0 हटा दें, इसको पॉइंट पे लगा देंगे और ये हो जाएगा 5.3 × 0.25। समझो यहाँ भी दिया है, समझो यहाँ भी दिया है, अगर इसको हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये समथिंग 1.0 इसका आंसर हो जाएगा 1.325 ग्राम Na2CO3, इतने ग्राम Na2CO3 घोले गए होंगे, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है हमारा n/100। हमने बताया था, आपको मोलकता में बताया था
m/10, m/100 और m/1000। इसको डेसी मिली सेंटी ये मैंने बताया था है। यहाँ पे m था तो इसलिए मोलरता हो जाएगी, और यहाँ पर n दिया गया है इसलिए वही चीज यहाँ पे नॉर्मलता हो जाएगी। बस आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें n/100 H2SO4, इस बार दिया गया है H2SO4, H2SO4 विलेन की ग्राम पर लीटर सांद्रता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, और इसमें दिया क्या गया है। अब आपको एक ध्यान में ये रखना है कि ग्राम पर लीटर सांद्रता हमने कल एक बताई थी कि मोलर सांद्रता क्या होती है। मोलर सांद्रता हमने आपको निकाल के बताया था, शायद आप लोगों को याद हो, भार बटे आयतन लीटर में और गुणे अणुभार, वही हमारा था। अब ध्यान दे दीजिएगा, सीधे नॉर्मलता बराबर सूत्र लिखते हैं। नॉर्मलता बराबर भार बटे तुल्यांकी भार गुणे टोटल का बटे पूरे का बटे आयतन, और ये होता है लीटर में। अगर हम चाहें तो इसको उठा के यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं। तो और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम भार बटे आयतन गुणे तुल्यांकी भार ये लिख सकते हैं। इसको हमने माना था सांद्रता, ये हमारी होती है सांद्रता। अगर ये मोलरता के लिए होती तो यहाँ पर अणुभार होता। अब यहाँ पे क्योंकि तुल्यांकी भार हमेशा यूज होता है अणुभार के स्थान पर, तो इसलिए यहाँ पे अणुभार के स्थान पे तुल्यांकी भार हो जाएगा। बस इतना अंतर है, आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए हमारा ये जो सांद्रता है इसका सूत्र क्या बन जाता है, तो नॉर्मलता बराबर